नमस्कार, सीबी लाइव के स्पेशल पॉडकास्ट शो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय। वो चेहरा, वो शख्सियत जो समय समय पर सरकारों को, सिस्टम को हिलाती है। कई बार जेल यात्राएं की, कई आंदोलन किए, कई मुकदमे झेले, लेकिन जंग जारी है। कई सवाल हैं। सवाल कुछ आप लोगों की ओर से भी मैं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने कई व्हाट्सएप ग्रुपों में पूछा भी था, कई सवाल भी आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले ये कि अगर जानना चाहूँ तो आज की तारीख में आप कहाँ पर हैं, किस पार्टी में हैं? देखिए, मैं शुरू से जनता के साथ था और एक सही नेता वही होता है जो जनता की साइड होता है। तो मैं शुरू से जनता की साइड हूँ। जनता के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, आम मध्यम वर्गीय गरीब जो तबका है उनके जो इश्यूज हैं वो उठाना एक नेता का कर्तव्य है और उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर बात करें तो 2023 के पहले बीआरएस में गए, बीआरएस के बाद फिर से आप कांग्रेस में आ गए। तो बीआरएस में जाना क्यों पड़ा, क्यों सोचा था कि आप बीआरएस में? देखिए, उस समय जो हालात थे वो ये थे कि जो राजनीति में जो हमारा जो विजन है वो ये है कि यदि कोई छात्र राजनीति से निकल के आया है, युवा प्रतिभावान है, प्रदेश को लीड करना चाहता है, तो उसके लिए मौके होने चाहिए, अवसर होने चाहिए। हम ये देखते हैं कभी कभी कि काबिलियत होने के बावजूद भी उसको राजनीतिक पार्टियां वो स्थान नहीं देती हैं। राजनीतिक पार्टियों में जो नेता पहले से जमे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि वो और उनके बाद उनका जो बच्चा है वो इस्टेब्लिश होते जाए, और ये सही मायनों में लोकतंत्र नहीं है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, तो एक प्रमोटर के रूप में मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन एक प्रमोटर के रूप में एक बीआरएस के जो सुप्रीमो हैं केसीआर जी, उनसे मैं मिला था। और हमारी जो पहली मीटिंग थी उसी में वो तैयार हो गए थे कि हम आप पे पैसा लगाने को तैयार हैं यदि टैलेंटेड लड़के हैं तो। हमारा सिर्फ एक मुद्दे पर उनसे मतभेद था। वो ये चाहते थे कि हम पूरी की पूरी 230 सीटों पर लोग लड़ाएं, और मेरा ये कहना था कि भाई हमारे पास करीब 50 से 60 युवा हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो स्ट्राइक रेट दे सकते हैं। तो यदि हम लड़ेंगे तो 50 से 60 सीट पे लड़ेंगे। फिर उनका अगला ये था कि भाई यदि आपके पास 20-25 एमएलए बनते हैं तो आप किससे हाथ मिलाओगे या किसके साथ अलायंस करोगे। तो मेरा उसमें सीधा साधा ये था कि भाई किसी भी कीमत पे मैं भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो दूसरी पार्टी यहाँ कांग्रेस है और उनके राज्य में वो कांग्रेस के साथ एनिमी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आई, दिक्कत आई, और कई बार राजनीति में गलत कदम, या आप बोल सकते हैं आपका शॉट गलत भी हो सकता है ना, लेकिन मेरा उद्देश्य सही था। और मैं इस प्रदेश के जो नौजवान, मैं सिर्फ निजी हित के लिए वहाँ नहीं गया था, इस प्रदेश के नौजवानों को राजनीति में स्थापित करने के लिए एक अवसर तलाशने, या एक बेहतर किस तरीके से वो परफॉर्म कर पाए, क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए चुनाव में, तो रिसोर्स ढूंढने के लिए मैं तेलंगाना राज्य गया था। लेकिन कांग्रेस आपने क्यों चुनी? आपने कहा कि राजनीतिक दलों में पिता के बाद बेटे कमान संभालते हैं। सोनिया जी के बाद राहुल संभाल रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बाद जयवर्धन, कमलनाथ के बाद नकुलनाथ। तो आप उसी पार्टी में आ गए। देखिए, ऐसा है कि ये सब लोग किसी न किसी सीट से लड़ रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि भविष्य में आप जिनके भी नाम गिना रहे हैं या कोई भी जो नेता पुत्र हैं वो हम लोगों के आगे कहीं टिकेंगे। अभी आप ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का संघर्ष का दौर है ना, लेकिन नेता पुत्र जो फील्ड में है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टिकने वाला है। और बीजेपी में भी है, यहीं से आप देख लीजिए, आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े और कई सारे नेताओं के बच्चे बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, है ना। और यदि अपन राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो वसुंधरा राजे का पुत्र है ना, प्रमोद महाजन जी का पुत्र है, गोपीनाथ मुंडे की लड़की है। तो बीजेपी में भी समान नेता ये चाहता है, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो। शरद पवार जी को देखिए, सुप्रिया सुले, वो चाहता है कि मेरे बच्चे को हम एस्टेब्लिश, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गरीब प्रतिभावान बच्चे हैं उनको भी समान अवसर हो। नेता का पुत्र यदि अपनी काबिलियत पे आ रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवसर सभी के लिए समान होने चाहिए। चर्चा ये है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि आप पहले जूडा जूनियर डॉक्टर जी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे। जी उसके बाद आरएसएस के भी निकट हो जी। गए। तो ऐसा क्या आपको लगा था आरएसएस में, जो आप आरएसएस से जुड़ गए थे? देखिए, जब मैं छात्र नेता था एमबीबीएस के समय, कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा, जेडीए, जब मैं जेडीए प्रेसिडेंट बना तब मैं हरदा को बिलोंग करता हूँ, और हरदा से जो विधायक हैं कमल पटेल जी, वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री बने।
तो मैंने ऑफिशियल पार्टी तब तक ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन चूंकि वो मंत्री थे और मैं एक छात्र नेता था, तो हमारे संबंध अच्छे थे। तो उनके साथ छात्रों की समस्याओं को डिस्कस करना, छात्रों की समस्याओं को मनवाना, धीरे धीरे करके, उस समय कांग्रेस में कोई स्थापित नेता बड़े लोग नहीं थे या मैं उनके टच में नहीं था, तो बीजेपी ने मुझे ऑफर किया कि भाई हम आपको इंदौर शहर का, महानगर का चिकित्सक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और जब मैं बीजेपी का चिकित्सक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, तो उसी समय संघ के एक प्रचारक हैं प्रमोद जी झा, वो मेरे संपर्क में आए और उन्होंने आरोग्य भारती, जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पर काम करती है, आरोग्य भारती का उपाध्यक्ष मुझे बनाया। तो मुझे उस समय ठीक लगा कि कोई भी चीज़ को बिना टेस्ट किए या बिना उसमें जाए आप एक मन नहीं बना सकते ना कि भाई ये क्या, कैसे काम करते हैं, इनका क्या तरीका है। तो उस समय 2005 से लेकर 2013 के बीच में मैं संघ और भाजपा से जुड़ा रहा। फिर मोह भंग क्यों हुआ आपका? मोह भंग नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि आशीष चतुर्वेदी जो व्यापम घोटाले को जिन्होंने उजागर किया, और हम दोनों संघ से जुड़े थे, संघ के लिए काम करते थे। लेकिन जब हमने इस घोटाले को उजागर किया तो सामने शिवराज सेठ थे और भी लक्ष्मीकांत शर्मा थे, संघ से जुड़े लोगों का नाम आया, सुरेश सोनी जी का नाम आया, के सुदर्शन जी का नाम आया। हमारा बस यही कहना था कि यदि करप्शन में कहीं भी आपका नाम आया है तो आपको एक जिम्मेदार पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए जांच पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकती। मैंने उदाहरण भी दिया कि जब उमा भारती जी को बहुत छोटे से मुद्दे पर हटा दिया गया, बाबूलाल गौर जी को भी हटा दिया गया, जब दो सीएम आपने हटा दिए, तो शिवराज से ऐसा क्या मोह है? तो 1 साल तक मैंने इंतजार किया, 2013 से 2014 तक, कि ये कुछ कार्रवाई करें या हटाएं। और मेरी तरफ से मैंने बोला था कि आप अनिल दवे जी को बना दीजिए, प्रभात झा, किसी को भी बना दीजिए, क्योंकि भारत भाजपा जो है आपकी व्यक्ति आधारित पार्टी कब से हो गई? ये तो एक विचार आधारित पार्टी आप लोग बोलते हैं, तो आप तो किसी को भी बना सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर मेरी ठन गई और मैंने बीजेपी और आरएसएस छोड़ दी। फिर आपने जैस से आप जुड़ गए, तो जैस से आप कब जुड़े और किस तरीके का वातावरण उस दौर में हुआ करता? देखिए, ऐसा है कि 2013 में हम लोगों ने बहुत रिस्क लेकर व्यापम घोटाला पे काम किया, कई सारे लोगों को जेल पहुंचाया। लेकिन उसी समय चुनाव थे और शिवराज सिंह भारी बहुमत से जीत के आए और मैं घर पर टीवी देख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह ने बोला कि मैं जनता की अदालत से बरी होकर आ गया। तो ये जो उनकी लाइन है वो तीर की तरह मेरे अंदर चुभ गई कि हमने एक नेता को एक्सपोज करने के लिए, उसने जिस तरीके से घोटाला किया, हमने इतनी मेहनत की, जान जोखिम में डाली, और ये आदमी दोबारा चुन के आ गया। अब इसको हरा कौन सकता है? तो उस समय जो कांग्रेस थी, हमको नहीं लगता था कि वो उनको हरा सकती है। तो हमें लगा कि कहीं भी आदिवासी दलितों को साथ लेकर एक ऐसा मोमेंटम बनाया जाए एक्टिविस्ट लोगों का। तो हमने एक विचार मध्य प्रदेश करके एक संगठन बनाया, जो पूरे मध्य प्रदेश के थिंक टैंक थे, जो अलग अलग एक्टिविस्ट थे, वो जो लोग काम करते थे। आनंद मोहन माथुर जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने इंदौर में एक मीटिंग रखी। उसमें पारस सकलेचा भी आए, उसमें हीरा अलावा भी आए, और प्रदेश के बहुत सारे एक्टिविस्ट जो संघ को छोड़ चुके हैं वो लोग भी आए। कहीं उनकी बीजेपी से पटरी नहीं बैठ रही थी। तो सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हमको एक संगठन बनाना है और उस संगठन के माध्यम से बदलाव लाना है राजनीति में। तो इस तरीके से पूरी शुरू हुई और मैं डॉक्टर हीरा अलावा के संपर्क में आया और मुझे लगा कि एक डॉक्टर है, एम्स से पढ़ा हुआ है, 5वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो इनको साथ दिया जाए। ये रहा बस। नहीं, देखिए, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जब व्यापम का मुद्दा आप लोगों ने जोर शोर से उठाया, जनता के बीच ले गए, सब जगह उठाया, हर प्लेटफॉर्म पे उठाया, फिर शिवराज सिंह चुनाव कैसे जीत गए? नहीं, देखिए, वही तो हमने उसको स्टडी किया ना कि राजनीति, या तो हम लोग या विपक्ष जनता को व्यापम घोटाला समझाने में असफल रहा, और वो जिन लोगों को चुनाव लड़ाते थे उनका वो कोई विसल ब्लोअर नहीं थे, या उनका व्यापम घोटाले को उजागर करने में कोई योगदान नहीं था। तो जनता ये देखती है स्थानीय स्तर पे कि कौन आदमी हमारे ज्यादा काम आ रहा है, और जो छवि है, अच्छे लोग यदि आगे लाते तो हो सकता है कि हम 2013 में ही शिवराज सिंह को चुनाव हरा पाते। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे करके जो पतन आ रहा है राजनीति में, जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे वकील हैं, जिनके पास लेकिन पैसा अनाप शनाप नहीं है, वो लोग राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं। एक मैं यदि इंदौर की बात करूं, इंदौर में चुनाव, विधायक के चुनाव में 10 से 20 करोड़ का खर्च है और रूरल में 5 करोड़ का खर्च है। तो कोई एक आदमी जिसने ईमानदारी से पूरा जीवन यदि निकाला है, तो वो इतना पैसा चुनाव में दांव में कैसे लगाएगा? तो कहीं ना कहीं ये
एक मुद्दा है कि रिसोर्सेस के बल पे चुनाव लड़े जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने में सफल रही और उस समय की जो कांग्रेस है वो चुनौती नहीं दे पाई। लेकिन व्यापम स्कैम की जांच तो सीबीआई ने की जी। और शायद हाई कोर्ट भी इसमें दखल दे रही थी। क्लीन चिट मिली? नहीं, क्लीन चिट नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि ये मीडिया में जनसंपर्क के माध्यम से डाला जाता है कि हमको क्लीन चिट मिल। जो आदमी व्यापम घोटाले के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा हो और जिसके कार्यकाल में घोटाला हुआ, 2,500 लोग जेल गए और उन्हीं में से कई लोगों को सजा भी हो गई है। उनका मंत्री जेल गया, उनसे जुड़ा हुआ सुधीर शर्मा जेल गया और आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम आए। तो वो खुद कैसे बोल सकता कि मुझे क्लीन चिट मिल के उसके कार्यकाल में हुई ना? तो मेरी तो उनसे मुलाकात हुई, मैंने बोला भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है, और यदि बनती है तो आपको पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमको क्लीन चिट मिल गई? चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं है। चार्जशीट भाई वही तो सही है भाई, कोतवाल तो डर का है, कभी सरकार ही उनकी है, वही तय कर रहे हैं कि किसकी जांच होगी कैसे। इसीलिए तो सबसे पहले इसमें एसटीएफ की जांच हुई। सबसे पहले एसटीएफ के भी पहले क्राइम ब्रांच ने जांच की, क्राइम ब्रांच के बाद जांच एसटीएफ के बाद पास की। जो लोग छूट गए थे उनको एसटीएफ ने रगड़ा। एसटीएफ के बाद फिर एसआईटी बनी हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में। एसआईटी के बाद फिर हम लोग गए सीबीआई जज। लेकिन जब हमने देखा कि साधना सिंह से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, शिवराज सिंह से भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, ये राजनाथ सिंह के पास चले जाते और राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच करवा के लाए और सीबीआई जांच करवाने के बावजूद भी अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन होता है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं जो कोर्ट में केस चलाते हैं। आपने तो खुद लॉ किया, आप समझ सकते हैं कि पुलिस का काम, सीबीआई का काम सिर्फ चालान पेश करना है, उस चालान पे सजा कैसे दिलवाना है ये काम एडवोकेट जनरल का होता है। तो उस समय आरएसएस से जुड़े हुए एडवोकेट जनरल थे पुरुषेंद्र कौरव, जो केस हारते जाते थे और उसमें अपील भी नहीं करते थे और उनको उसका इनाम मिला। जितने केस वो हारे वो प्रमोट होते गए, डिप्टी एडवोकेट जनरल से एडिशनल एडवोकेट जनरल बने। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह की मदद से उनको हाईकोर्ट एलिवेट कर दिया, आज वो दिल्ली हाईकोर्ट में जज हैं। तो आप देखिए कि भाई कहीं ना कहीं तो कॉलेजियम सिस्टम पे भी ये प्रश्न चिन्ह है कि जिस आदमी के रहते हुए व्यापम घोटालेबाज बरी होते गए, या आप उनको जिस तरीके से प्रोसिक्यूट करना है, आप नहीं कि वो आदमी आज इस देश में जज है। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में वादा किया था कि व्यापम के आरोपियों को सजा दिलाएगी, सरकार आने पे वो करेंगे। 15 महीने सरकार रही, देखिए फाइल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जांच सीबीआई कर रही थी ना, कांग्रेस तो राज्य में थी, तो उनके अधीन जांच कहाँ थी? जांच तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन थी। तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों बोल रहे हैं? मैनिफेस्टो में उन्होंने इसलिए बोला होगा कि जो लंबित कंप्लेंट्स हैं एसटीएफ के पास, हम उन कंप्लेंट्स की जांच करवाएंगे ये। और इस संबंध में मेरी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी मैं मिला, दिग्विजय सिंह जी से मिला, पारस दादा, हम सब लोग गए और हमने बोला कि भाई जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं उनकी इंक्वायरी शुरू की जाए। 1200 कंप्लेंट पेंडिंग थी और सीबीआई ने करीब 200-250 केसेस की जांच की थी। तो क्या होता था कि हमको जानकारी देते थे, उस जानकारी की पहले पुष्टि होती थी, पुष्टि के बाद फिर एफआईआर होती थी। तो जैसे ही सीबीआई जांच हुई, पुरानी सारी कंप्लेंट को हाथ लगाना बंद कर दिया इन्होंने। तो हमारा यही था कि जो कंप्लेंट पेंडिंग है उनकी भी जांच की जाना चाहिए और हमको कांग्रेस सरकार से, तत्कालीन कांग्रेस सरकार से उम्मीद थी कि वो सारी जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन उस समय जो सरकारें थी, शिवराज जी और कमलनाथ जी की मित्रता थी, तो वो उसको जिस तरीके से तलखी से हम लोग चाहते थे कि शिवराज की जांच हो, शिवराज के कार्यकाल के, शिवराज मतलब मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, शिवराज के कार्यकाल, बड़ी बात बोल रहे हैं, मित्रता थी मित्रता। और जब हम शपथ समारोह में गए तो हम जो विसल ब्लोअर्स थे, हम नीचे बैठे थे और शिवराज जी मंच पे थे और हाथ में हाथ उठाकर सिंधिया जी थे। तो हमको भी राजनीति समझने में वक्त लगा कि भाई दिस इज पॉलिटिक्स, कि राजनीति क्या है। राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। ये जो बड़े नेता हैं इनके सब आपस में अच्छे संबंध होते हैं, ये लोग एक दूसरे के शादी विवाह में जाते हैं, मिलते हैं। वहीं छोटा कार्यकर्ता यदि किसी से मिल ले तो बोलते हैं ये बीजेपी से बिक गया। तो अब ये बात चल रही है कमलनाथ जी की, तो लेटेस्ट उनका कल ट्वीट बड़ा चर्चा में था कि उन्होंने अपने ट्वीट में पूरा अपनी सरकार का दोष एक तरीके से दिग्विजय सिंह पे डाल दिया कि लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे, सिंधिया भी कहते थे। सही है? नहीं है, देखिए मैं तो बहुत करीब था और मैं तो सबसे मिलता था। सिंधिया जी के मंत्रियों के पास जो मंत्रालय थे उसमें खुल के भ्रष्टाचार चल रहा था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि उर्मिला सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही। उनके दामाद डॉक्टर जीएल सोढ़ी इंदौर में पोस्टिंग चाहते थे और
जीएल सोढी जी के पिताजी बस्तर जगदलपुर से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनके जो साले साहब हैं वो विधायक थे, कमलनाथ जी से करीबी हैं। उसके बावजूद उनसे पैसे मांगे गए थे। तो आप सोचिए, जब एक कांग्रेस परिवार के व्यक्ति से पोस्टिंग के लिए पैसे मांगे जा रहे थे और वो चाहते थे कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने हिसाब से अपॉइंट हो, किसी जैन साहब को उन्होंने अपॉइंट किया था। तो उस समय इनके पास सारे मलाईदार विभाग थे और ये चाहते थे कि पूरा पैसा इनके पास आए, और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ये चाहते थे कि ऐसा नहीं चलेगा, वही पूरा पैसा यदि आप रख लोगे तो फिर हमको सेंटर में, स्टेट में भी पार्टी को चलाना है। तो कहीं ना कहीं इनके मतभेद हुए होंगे या जो भी इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग रही होगी वो, लेकिन मोटा मोटा जो मैंने देखा उस समय, इनके जितने भी मंत्री थे वो बेजा भ्रष्टाचार कर रहे थे। कमलनाथ जी रोक नहीं पा रहे थे। कमलनाथ जी कैसे रोकेंगे जब मिनिस्ट्री उनके पास है, तो वो कैसे रोकेंगे? सीएम तो वही है ना। तो वो नहीं रोक पा रहे थे, और कहीं ना कहीं इनका, लेकिन जो ट्वीट आया वो सिंधिया के पक्ष में दिखाई देता है और दिग्विजय सिंह जी को टारगेट देखिए करता है। हालात राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो अभी के हालात में उनको ये लग रहा होगा कि भाई दिग्विजय सिंह जी को ये बात नहीं करनी थी। अब दिग्विजय सिंह जी ने ये बात करके ये साबित कर दिया कि साहब सरकार गिराने में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये इन दोनों के बीच का विवाद था। बचाने की कोशिश उन्होंने की, ऐसा वो बता रहे हैं जो एमपी तक को। हाँ, तो बचाने की कोशिश, देखिए ऐसा है कि जितना मैं जानता हूं कि उस समय दिग्विजय सिंह जी के पास तो एक मंत्रालय था बच्चे के पास, नगरीय प्रशासन मंत्रालय, बाकी किसी भी मिनिस्ट्री में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। होम मिनिस्ट्री बाला बच्चन जी के पास थी, कक्कड़ साहब पूरा काम देखते थे, एक्साइज भी दूसरे के पास थी, माइनिंग भी किसी और के पास थी। तो सारे जो बड़े विभाग है वो तो इन्हीं लोगों के पास थे। सड़क पे उतर जाए सिंधिया, वो जो बयान है वो तो एक जुमला था, क्योंकि मैं तो जानता हूं, मैं अतिथि विद्वान आंदोलन से जुड़ा हूं, मेरे खुद के परिवार के लोग अतिथि विद्वान है, और वो लोग किस हालत से आज गुजर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक परीक्षा हुई थी। हम लोग चाहते थे कि उस परीक्षा में जो घोटाला हुआ उसकी जांच हो कांग्रेस में आने के बाद, लेकिन आईएएस लोगों का प्रेशर था कि नहीं, हमको तो अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उनके अपॉइंटमेंट दी, और उनके अपॉइंटमेंट के कारण जो अतिथि विद्वान है वो फॉलन आउट हो गए, मतलब पद रिक्त हो गए, और वो लोग जब रोड पे आ गए और वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो हम लोग ये चाहते थे कि उस घोटाले की जांच हो और अतिथि विद्वान को भी नियमित किया जाए। तो अतिथि विद्वान के मुद्दे पर यदि सिंधिया रोड पे आए होते तो दोबारा उस मुद्दे पर, आज भी अतिथि विद्वान उसी हालत में है, उसी मात्र नॉमिनल पैसे पे काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से सेवाएं दे रहे हैं। तो सिंधिया तो दोबारा पलट के अतिथि विद्वानों के पास नहीं आए। तो ये तो अतिथि विद्वान का तो बहाना था, और वो बात बुरी लग गई शायद कमलनाथ। हो सकता है उनका ईगो हर्ट हुआ किसी मुद्दे को लेकर। आपके हिसाब से एमपी कांग्रेस में कमलनाथ ज़्यादा बेहतर है या दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह जी का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जो राजनीति हम करते हैं, मैंने कई बार दिग्विजय सिंह जी का खुल के विरोध किया है। बता दूं, एक नेता को आलोचना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यदि कमलनाथ जी के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। और यहाँ पर एक घटना हुई थी, लोकस्वामी के पत्रकार थे जिन्होंने हनी ट्रैप घोटाला उजागर किया था। उनके भाई का मकान, उनके रिश्तेदारों के मकान, उनका खुद का मकान तोड़ दिया गया और उन पे 70-80 मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। तो मैंने खुल के विरोध किया कि भाई अति हो रही है अभी इस चीज़ की। तो वो नाराज हो गए थे। दिग्विजय सिंह जी को भी कई बार मैंने आलोचना भी की, और जब वो गलत हुए तो मैंने बोला भी। तो वो, उनमें आलोचना सुनने का जिगरा है। तो एक अच्छा नेता वही होता है जो अपना सही और बुरा दोनों चीज सुन सके। तो ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में अंतर। राहुल गांधी जब भोपाल आए थे अभी, तो उन्होंने लंगड़ा घोड़ा शब्द का प्रयोग किया था, और चर्चा ये थी कि शायद ये बुजुर्ग नेताओं नहीं, देखिए घर में भी हमारे बुजुर्ग रहते हैं तो हम उनको लंगड़ा तो नहीं बोलते हैं ना। और जैसा मैं जानता हूँ कि कांग्रेस में भी एक अनुभवी आदमी का अपना इंपॉर्टेंस रहता है अलग, उसके पास अपना एक अनुभव रहता है। तो यही कहा लंगड़े घोड़े अब नहीं चलेंगे। तो लंगड़ा घोड़ा कोई जरूरी थोड़ी ना कि लंगड़ा घोड़ा बुजुर्ग ही हो। एक युवा भी लंगड़ा हो सकता है, बारात के घोड़े जिसको वो बोलते हैं, कि भाई जो सिर्फ नेताओं की परिक्रमा करते हैं, जमीन पर जो लोग काम नहीं करते हैं, उनके लिए लंगड़ा घोड़ा बोला। अब आप कांग्रेस में हैं और जो दायित्व है आपका बुद्धिजीवी वर्गों को जोड़ के कांग्रेस के लिए काम करने का, सीधा सवाल ये है कि क्या 2028 में आनंद राय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है इनकी, सीईसी, वो करती है। आप इच्छा रखते हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं रखता।
भाई मैं काबिल हूँ और मैं लीड कर सकता हूँ, इसीलिए तो राजनीति में मेरा अपना ब्राइट करियर छोड़ के मैं क्यों आया। हम तो चाहते हैं कि हम मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बने, हेल्थ मिनिस्टर बने, हम बेहतर तरीके से विभाग को समझते हैं और बेहतर रिजल्ट भी दे पाएंगे। लेकिन राजनीति में घुसना और राजनीति में घुसकर चुनाव जीतना, चुनाव जीत के मिनिस्टर बनना, ये सब बहुत कठिन चीज़ है। तो हम उसके लिए पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे, यदि टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे। बात जेएस की करेंगे। आज सभी को पता है 2013 में स्थापना हुई, आप लोग सभी लोग मिलजुल के कर रहे थे, एकदम बूम आया। 18 में आपने मतलब जेएस की मदद से शायद बीजेपी को कांग्रेस ने हरा भी दिया। जेएस को बी टीम कहा जाता है, बीजेपी के लोग खुल के बोलते हैं, वाकई में बी टीम है? नहीं, अब कई सारे लोग तो जेएस के आज भाजपा के साथ भी, महेंद्र कन्नौज है, डॉक्टर हितेश मुजाल्दा हैं और बहुत सारे लोग आज बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब बीजेपी ने स्वीकार लिया है कि जेएस जो है एक विचारधारा है और उन लोगों को साथ में लेने से ही उनका फायदा है। तो अभी तो ये हालात हैं कि जितने जेएस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर लें वो उसके लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस में फिर भी कंपटीशन है। कांग्रेस को लगता है कि नहीं भाई, जेएस के नेता को देंगे तो हमारे आदमी का क्या होगा, लेकिन बीजेपी के पास तो ट्राइबल लीडरशिप है ही नहीं। तो वो तो चाहते हैं कि नए नए ट्राइबल लीडर्स आए और बीजेपी के दरवाजे जेएस के लिए खुले हैं। जो जितना मैं देख रहा, मुझे दिख रहा है कि जेएस के लोगों को स्थान दे रहे हैं। जेएस में कितने अध्यक्ष हैं? मतलब कई सारे गुट हैं। देखिए सर, गुटबाजी को मैं गलत भी नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ कि 10 टीमें बन जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 एरिया बांट दो, आप 10 एरिया में अच्छे से काम करो और मुद्दों पे एक हो जाओ। जैसे अभी आपने देखा खिवनी का मामला आया, तो 27 तारीख को रामदेव काकोड़िया ने बड़ा आंदोलन का आह्वान किया, 10-20 हजार लोग थे। 29 तारीख को हीरा लावा पहुंचे, तब भी लोग थे। तो यदि एक मुद्दे पर लोग आ रहे हैं, टीम भले ही ABCD 10 टीमें बन जाए, उससे क्या होता है? लेकिन चुनाव में टीमों से कई लोग उतर जाते हैं। नहीं, अभी नुकसान हो जाता है। देखो सबको, पेटलाउद की सीट, हाँ, कई लोगों को, कई सीटें आपकी चली, कई लोग चाहते हैं कि हमको चुनाव लड़ने को मिले, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई चुनाव लड़ने को आपको तभी मिलेगा जब आपके पास पर्सनल 20-25 हजार का वोट हो, तब आपके उम्मीद बनती है। लेकिन आप कई जगह आपने देखा कि जो लोग चुनाव लड़े, कई लोगों को 1500 वोट भी आए, वो लोग भी चुनाव लड़ लिए, तो उससे नुकसान हुआ, पार्टी का, कांग्रेस का नुकसान हुआ। डॉक्टर हीरा अलावा 1-2 साल पहले काफी तल्खी थी आपकी और उनके बीच में, आज क्या स्टेटस? नहीं, अभी तो ठीक है हमारा। और बड़े नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जी ने, जीतू पटवारी जी ने, सबने कोशिश की कि भाई इनका जो आपसी मतभेद है उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, और दोनों को समझा है। और अभी आज की स्थिति में ये है कि भाई दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो अपना अलग रास्ते, मैं अपना अलग रास्ते, हम अपना अलग काम कर रहे हैं। किसी मंच पे साथ में नहीं दिखाई दिए बहुत दिनों से। हाँ, वही तो बताया मैंने कि भाई वो अपना अलग काम कर रहे हैं, हम अपना अलग काम कर रहे हैं। अवसर आया तो साथ में दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, मुद्दों पे तो दिख सकते हैं। मुद्दों पे दिखने में कोई, कभी भी जैसे खिवनी का भी मुद्दा है तो खिवनी मुद्दे पे हम लोग साथ में थे। आजकल राहुल गांधी बड़े मुखर हैं कि वोट चोरी हो रही, पहले ईवीएम पे बात करते थे। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, आपको लगता है, या फिर हार के नए नए बहाने, जैसा बीजेपी कह रही है कि ये हार के बहाने बनाते हैं? पहले ईवीएम खराब थी, अब ईवीएम ठीक है, वोट चोरी हो रहा है। नहीं, देखिए ईवीएम भी मुद्दा है और वोटर लिस्ट भी मुद्दा है। हम तो ये बोलेंगे कि हमने 2018 में ही, मेरे मित्र हैं विकास जैन जी, उन्होंने बुक भी लिखी थी वोटर लिस्ट सेगा, आप पढ़िएगा कभी। 2018 में ही हमने 60 लाख फर्जी वोट एक्सपोज कर दिए थे और चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दिया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उस समय विकास जैन जी ने सॉफ्टवेयर बनाया था, ITIA ने, और उससे हमने वोटर लिस्ट की डुप्लीकेसी पकड़ी थी। उस समय जो पूरा डेटा था चुनाव आयोग का, वो PDF फाइल में था, और PDF फाइल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके हम निकाल लेते थे कि एक एड्रेस पे कितने वोटर हैं या एक जैसे कितने वोटर कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि आनंद राय पिता अवध नारायण राय 5 जगह वोटर लिस्ट में यदि उसका नाम है तो गलती तो है, और इसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है, उससे तो वो नकार नहीं सकते। लेकिन ये तो 14 के पहले भी होता था। हाँ, वोटर लिस्ट तो देखिए एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन अब जिस तरीके से, जिस बड़े पैमाने पर फर्जी वोट और डुप्लीकेसी आ रही, एक एड्रेस पे 100 150 वोट आए, तो उनको तो सुधारना तो पड़ेगा ना, कहीं मैनिपुलेशन तो हो रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि 75 में जो आपातकाल लगा था वो इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित होने पर लगा था, तो इलेक्शन फर्जीवाड़ा तो वो था नहीं। तो उस समय तो कोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव निरस्त भी किया था। आज वैसी कोर्ट कहाँ है? आज जुडिशरी पे कितना नियंत्रण है बीजेपी का, आप देखिए ना। तब तो जुडिशरी कैसी होगी जिन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। आज JP मूवमेंट खड़ा हुआ, तो तब की जुडिशरी और आज की जुडिशरी में कितना अंतर है? आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है विपक्ष का, वोट चोरी का, वो बिहार इलेक्शन में कुछ फायदा पहुंचाएगा? चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि वोटर लिस्ट जो
ऑनेस्टली बने, है ना, और यदि कहीं गलतियां हैं तो उसको स्वीकारे चुनाव आयोग। हम चुनाव आयोग ने पीडीएफ फाइल को बदल के जेपीजी फाइल कर दी ताकि कोई उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ चीज तो छुपा रहे ना वो। एक बयान आया था बीजेपी किसी नेता का, मैं भूल गया, कि अगर हमको ये करना होता, रवि किशन शायद, तो 240 पे हम क्यों रुक जाते। नहीं हो सकता है 40 से 240 पे आए हो, 40 लाख उनकी तैयारी हो और वोटर लिस्ट के कारण और घोटाले के कारण 240 आ गए। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी की जहाँ सीधी फाइट होती है, जी। कई स्टेट्स ऐसे हैं, वहाँ कांग्रेस काफ़ी पीछे रह जाती है, रीजनल पार्टियों के साथ ही आगे बढ़ पाती है। जी। ऐसा क्यों होता नहीं, है? देखिए क्या है कि जो मैंने पहले भी बोला कि जो लोग जमीन पे लड़ रहे हैं उन लोगों को कांग्रेस मौका नहीं दे पा रही है और रीजनल पार्टियां उनको मौका दे रही हैं। और जो इशूज हैं, जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि अधिक ज्यादा पार्टियां होंगी तो ज्यादा वॉइस है, अलग अलग लोगों की आवाजें हैं वो, है ना, हम उनको गलत तरीके से नहीं ले सकते। और यदि उनके साथ कांग्रेस अलायंस कर रही है मतलब कांग्रेस देश के साथ है, कांग्रेस देश की आवाज के साथ है, और बीजेपी की सिर्फ एक आवाज है और अधिकतर रीजनल पार्टियां कांग्रेस के साथ आ रही हैं, इंडिया अलायंस बनाया, मतलब पूरे देश की विचारधारा के साथ अलग अलग आवाजों के साथ कांग्रेस अपनी आवाज मिला रही है। तो ये अच्छी बात है, अलग अलग विचारधारा के लोग आना चाहिए, अलग अलग मुद्दे पार्लियामेंट में उठना चाहिए। एक और बवाल है कि एक ऐसा कानून आ रहा है कि पीएम, सीएम या मिनिस्टर्स को हटना होगा 30 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रहते हैं। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप देखिए, लोग? हेमंत सोरेन जी का मामला भी आपने देखा है ना, 6 महीने को जेल में रखा, उनके खिलाफ कोई मामला मिला नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं मिला। आप पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें जमानत नहीं होती है 1 महीने तक। तो आप तो किसी पे भी ईडी को बोल के किसी को भी आप अंदर करवा दीजिए और उसको सीएम से हटा दीजिए। और मैं तो ये बोलूँगा इसमें एक लाइन जोड़ दीजिए आप कि यदि बाद में कोर्ट बरी कर देती है तो तत्कालीन जो होम मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी पद से हटाया जाए यदि गलत होते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरीके का यदि कानून आएगा तो उसके मिसयूज के चांसेस रहेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी फिर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की भी होनी चाहिए। तो ये थे विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय। कई मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की, कुछ तीखे सवाल भी किए, जवाब भी उन्होंने दिए। इस पॉडकास्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।